IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस सब ठीक चल रहा है। तो प्रणय, नया फाइनेंस कमीशन गठित होने वाला है सुना है, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो 16वां फाइनेंस कमीशन, वैसे ये केंद्रीय फाइनेंस कमीशन है, केंद्रीय वित्त आयोग, वो जानना जरूरी है क्योंकि इसके हर राज्य पर भी होने चाहिए ऐसे। कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन तो 16वां केंद्रीय वित्त आयोग स्थापित होने वाला है नवंबर में। तो ऐसी अभी अनाउंसमेंट आई थी, फाइनेंस सेक्रेटरी ने बात की थी। और इस बार ये 16th फाइनेंस कमीशन पे बहुत सारी चर्चा होगी, आप सुनेंगे, क्योंकि 2-3 कारण है उसके। एक तो पहले मतलब 2 फाइनेंस कमीशन पहले प्लानिंग कमीशन चला गया, तो जो भी पैसा है जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अब टैक्स के थ्रू, उसका वितरण कैसा होना है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच, और स्टेट्स के कैसे वितरण होना है, ये सब फॉर्मूला भी फाइनेंस कमीशन ही डिटेल करता है। तो पहले उनका जो मैंडेट था वो बहुत कम था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये सब डिसाइड कर लेता था, तो उनके ऊपर सिर्फ नॉन प्लान ट्रांसफर्स थे जो वो वितरण करते थे। लेकिन अब काफी पैसा बढ़ गया है उसमें, तो ये इसलिए जरूरी है। दूसरा, क्योंकि डिलिमिटेशन के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर हमेशा ये बात होती है कि कुछ राज्य ऐसा मानते हैं कि वो लोग काफी पैसा जनरेट कर रहे हैं लेकिन उनको वापस से पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकली चार्ज्ड भी है, क्योंकि ज्यादातर राज्य जो ऐसा मानते हैं वो भारत के दक्षिणी हिस्से में है। तो ये एक पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक भी हो गया, नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला। कि साउथ तो इतना पैसा कमा के देता है लेकिन सारा नॉर्थ में चला जाता है। हाँ, ऐसी ऐसा। धारणा है। तो हाँ। ये धारणा के ऊपर भी ये चीजें डिस्कस होंगी। तो यही इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइनेंस कमीशन में काफी पॉलिटिकली चीजें डिस्कस होने वाली है, तो उसके पहले पब्लिक लेसन जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो पब्लिक फाइनेंस नहीं जानेंगे तो वो सीधे पॉलिटिक्स में ही हम लोग घुस जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं जरा अपने श्रोताओं के लिए। तो मैं खुद बताऊं तो पहली बार मैंने जब फाइनेंस कमीशन के ऊपर में सुना तो वो 14th फाइनेंस कमीशन था, क्योंकि उस टाइम पर 2014 में शायद आया था, तो उसको बड़ा ही रेवोल्यूशनरी टाइप माना गया था, क्योंकि उसने वो जो नुक्ताचीनी करके सेंटर से स्टेट्स को पैसा जाता था यूनियन गवर्नमेंट से, उसको करके उन्होंने उन्होंने खुली थोड़ी छूट दे दी थी कि भाई आप जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। तो कुछ 32% से 42%, एक बड़ा जंप, मतलब वो ठीक है 39 से 42 था, पर 7% बंधा हुआ था स्कीम्स में, तो वो बंधन हटा दिया था राज्यों का। और फिर 15वां फाइनेंस कमीशन तो थोड़ा मोर ऑफ द सेम, थोड़ा पैसा बस कम कर दिया मेरे ख्याल से राज्यों का, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, परसेंटेज टर्म्स में शायद सरकार को लगा कि वो थोड़ा रख सकती है अपने पास, और 42 से 41 हो गया। लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया सरकार ने। तो वो दिखता है कि मोदी जी जब गुजरात सीएम थे तो वो काफी पैसा मांग रहे थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना काफी है, इससे ज्यादा भी देने की जरूरत नहीं है राज्यों को। लेकिन अभी तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं? लोग तो ठीक है जो भी बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन काफी चीजें तो इस पे मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स तो इस पे हावी होगी ही ना। भी डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन कैसा होने वाला है अगले लोकसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में भी अलग अलग राज्यों में क्या होने वाला है। तो ये जो बंटवारा है एक तरह से पॉलिटिकल बंटवारा ही है ना प्रणय? तुमको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल नहीं होगा और लोग एकदम बढ़िया से फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं? नहीं होगा ही, लेकिन ये बात रही है कि जो फाइनेंस कमीशन है, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका दबदबा ज्यादा था फाइनेंस कमीशन। तो सौरभ, वो जो आपने 32 से 42% का जो जंप बताया ना, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि उस टाइम जब ये 14th फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था, तब उनको छूट दे दी थी कि आप सिर्फ नॉन प्लान ट्रांसफर्स नहीं देखिए, आप पूरा जो बजट है, पूरा जो रिसोर्स है, उसके ऊपर देखिए। तो इसीलिए उनके पास भी काफी छूट थी। तो ये एक बड़ा बदलाव था। और पॉलिटिक्स में ऐसा है कि मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन है, ज्यादातर इसमें जो मेंबर्स रहे हैं अभी तक, वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो ऐसे लोग रहे हैं जो इनकी स्टैंडिंग पॉलिटिक्स में काफी सही रही है। और
मतलब मुझे लगता है सिर्फ एक फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाकी उसे छोड़ के 14 जो फाइनेंस कमीशन रहे उसकी हर रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। और ना सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ऐसा कुछ आपने देखा नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट बोला ये सिर्फ हमारे खिलाफ बड़ा कोई स्टेप ले रहे हैं। मतलब छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि हम लोग इस फाइनेंस कमीशन को एकदम ही नहीं मानेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सक्सेस है मेरे हिसाब से, फाइनेंस कमीशन। तो मतलब राजनीति तो हर चीज पे होती है, 3 लोग मिल जाते हैं तो राजनीति हो जाती है, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं हुई है जो ऐसा लोग कह पाए कि किसी एक पार्टी को समर्थन दिया है एक फाइनेंस कमीशन ने और इसीलिए उसके रिकमेंडेशंस को हम खारिज कर देते हैं। उस तरीके की राजनीति नहीं हुई है। और ऐसी भी नहीं हुई है कि सिर्फ किसी एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स को फेवर किया गया है हमारे विरुद्ध और इसीलिए हम लोग मानेंगे ही नहीं आपकी जो रिकमेंडेशंस है। वो उस तरीके की भी राजनीति अभी तक नहीं हुई है। तो हाँ, पार्टिसन पॉलिटिक्स नहीं हुआ है अभी तक फाइनेंस कमीशन के ऊपर। तो हमें उम्मीद है कि अगर जनता भी जागरूक होकर के कुछ फेवरेबल सुझाव देगी तो फाइनेंस कमीशन सुनेगा। बिल्कुल। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला देता है ना, जो वर्टिकल डेवोल्यूशन, मतलब कितना पैसा, जो जितना भी इंडिया का पूरा टैक्स कलेक्शन होता है उसका कितना पैसा यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा, वो वर्टिकल डेवोल्यूशन का फॉर्मूला हाँ। रहता है। ख्याति, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। ये धारणा काफी लोगों में, और ये गलत धारणा है कि पूरे भारत का टैक्स फाइनेंस कमीशन में नहीं जाता है, क्योंकि अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी टैक्स रहता है। जैसे आप जीएसटी बिल तो पे करते ही हो, जो एसजीएसटी रहता है वो हाँ। कहीं नहीं जाता, वो सीधा स्टेट के पास ही रहता है। तो और वैसे ही स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हाँ। और अब तो एक्साइज टैक्स होता है अल्कोहल पे, या फिर पेट्रोल पे भी स्टेट का टैक्स होता है। ये कहीं भी नहीं जाता, स्टेट के पास तो ही रहता है। जीएसटी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा? नहीं, जीएसटी नहीं, नहीं, सिर्फ सीजीएसटी जाएगा, अच्छा। एसजीएसटी नहीं जाएगा। ओके। तो जो हाँ। सीजीएसटी है वो तो इस तरीके से देखना चाहिए, जो भी टैक्स यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो टैक्सेस का में से सेसेस और सरचार्जेस आप अगर हटा दें तो उसे कहते हैं हम लोग डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज। वो डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज अब फाइनेंस कमीशन बताती है, यूनियन फाइनेंस कमीशन, कि एक, जैसा आपने कहा, वर्टिकल डेवोल्यूशन कैसा होगा। मतलब इसमें से कितना हिस्सा सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रखेगी और कितना हिस्सा सारे स्टेट्स मिला के रखेंगे। तो वो बढ़ गया था, जैसे सौरभ कह रहे थे, पहले सिर्फ 32% मिलता था स्टेट गवर्नमेंट्स को कलेक्टिवली, वो अब 42% हो गया है ना। तो एक वो है। और दूसरा, फिर यूनियन फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला तय करता है जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यूपी को कितना मिलना चाहिए, गोवा को कितना मिलना चाहिए, कर्नाटका को कितना मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी एक कोई मापदंड डिसाइड होता है। तो जैसे प्लानिंग कमीशन वगैरह में भी एक फॉर्मूला था, लेकिन कई बार उस तरीके से पॉलिटिक्स होती थी कि लोग बोलते थे कि सेम पार्टी होती है तो फिर ज्यादा ट्रांसफर मिल जाते हैं, या फिर सेम ट्रांसफर होता है तो किसी एक स्कीम के लिए जो फेवरेट है यूनियन गवर्नमेंट की उसमें ज्यादा पैसा मिल जाता है। लेकिन फाइनेंस कमीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल पे पहले ही आप फॉर्मूला एक तय कर देते हैं, और वो आपने कोई भी यूनियन गवर्नमेंट की नई स्कीम हो गई तो उससे फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक फॉर्मूला है वो स्थापित हो जाता है। तो उस तरीके से ये डिफरेंस होता है। तो अब ये जो हिस्सा डिवाइड होता है, क्या वो किसी गोल, जैसे गोल से टाइड होता है, कि जैसे अभी ये नया चेंज आया 14th में, ये चेंज आया कि ये अभी एक पूल्ड किटी दे दी जाती है स्टेट को और स्टेट अपने हिसाब से उसे यूज कर सकता है, ऐसा है क्या? जो भी पैसा मिलता है फाइनेंस कमीशन के रूट से, अब वो उसे जनरल पर्पस ट्रांसफर कहते हैं। मतलब वो किसी भी एक ऑब्जेक्टिव से टाइड नहीं रहता। तो आपको 100 रुपए मिल रहे हो या 100,000 करोड़ रुपए मिल रहे हो, लेकिन वो टाइड नहीं होता। तो ये हर स्टेट को फाइनेंस कमीशन के रूट से जो पैसा मिलता है वो लाभदायी होता है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कैसे खर्च करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला है वो तो डिटरमिन करना पड़ेगा ना, जैसे कि किस बिना पे यूपी को पैसा दिया जाए, मतलब यूपी को मिलेगा या फिर कर्नाटका को मिलेगा, एक स्टेबल फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कोई यूनियन फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि इक्विटी को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर डेमोग्राफी को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर फॉरेस्ट कवर को, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट में, तो फॉरेस्ट कवर एक अवसर लागत होता है, क्योंकि उसमें आप
और कुछ चीज नहीं बना पाते और आपको बनाना भी नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए उसका भी एक परसेंटेज होता है। तो आप एक फॉर्मूला में एक वेटेजेस डिसाइड कर लेते हैं हर एक पैरामीटर पे, और ये बदल सकता है। तो एक कोई फाइनेंस कमीशन बोल सकता है कल को कि मुझे इक्विटी चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ उसी को रिवॉर्ड करूंगा जो अपने फिनेंसेस स्टेट के अच्छे तरीके से रख रहा है। ऐसे हो सकता है, थियोरेटिकली ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये छूट रहती है किसी भी फाइनेंस कमीशन को। जब ये गठित होगा नवंबर में, हर फाइनेंस कमीशन यूनियन गवर्नमेंट से मिलेगा, हर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार से मिलेगा, हर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार प्रेजेंटेशन करती है और उसके बाद वो लोग तय करते हैं कि ये फॉर्मूला होना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन रहती है, यूनियन गवर्नमेंट सुन सकती है, नहीं सुन सकती है, जैसा कि मैंने कहा ज्यादातर सुना है अभी तक। तो ये पूरी छूट रहती है फाइनेंस कमीशन को, वो डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विटी को कितना परसेंटेज वेटेज मिले वर्सेस फॉरेस्ट कवर को, ये डिसाइडेड नहीं होता। हाँ, वो फाइनेंस कमीशन का डिस्क्रिशन है कि वो फॉर्मूला वो कैसे बनाए और वो वेटेज वो किस हिसाब से चेंज करें। वो समय हाँ के साथ वो चेंज भी कर सकते हैं चीज़ें। हाँ हाँ, बिल्कुल। हुँ। और लेकिन इसके बाद जो फॉर्मूला का निचोड़ निकलेगा कि इतना पैसा मिलेगा, वो पैसा जनरल पर्पस होता है। वो कोई भी स्टेट अपने बिना पे डिसाइड कर सकता है कि मैं किस पर खर्च करूंगा इसे। हाँ, तो मैं थोड़ा-सा आपको ये सवाल पूछना चाहती थी, आपने जो ये इस धारणा के बारे में बोला है ना, कि काफ़ी बार हम ये कॉमनली ऐसे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि भई तमिलनाडु तो इतना टैक्स का पैसा बनाता है और उसके बदले में उसे इतने ही पैसे मिलते हैं टाइप का जो एक रहता है, राइट? तो उस आर्ग्यूमेंट में उसके अगेंस्ट आपने बोला है कि ये धारणा एक तरीके से सही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ और बताना आप चाहेंगे कि आप उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, इस तो हाँ सबसे ये पहले तो बोलना हाँ चाहिए कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता है हिंदुस्तान में। तो हाँ जब भी कोई बोले साउथ की स्टेट कि भई हम ज़्यादा करते हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि भई महाराष्ट्र कितना करता है। उसके बाद आप ज़रा पहले बैठ जाओ। हाँ, वो नहीं, पर तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो महाराष्ट्र इतना ज़्यादा क्यों करता है, क्योंकि पहले तो हम लोग जब बात कर रहे हैं अभी, हम लोग सिर्फ़ बात कर रहे हैं वो टैक्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट लेवाई करता है और कलेक्ट करता है। मतलब हुँ। ज़्यादातर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ, यही मुद्दे। मैंने जैसे किया एसजीएसटी तो आप छोड़ दीजिए, वो हाँ। तो स्टेट को मिल ही रहा है। तो इन दोनों में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स तकरीबन 50-50% है हुँ, स्प्लिट में। और कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होता है उसके ऊपर डिटरमिन होता है। तो ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो हेडक्वार्टर थे मुंबई में, तो हुँ। इसीलिए मुंबई में ये टैक्स कलेक्ट होता था। तो इसीलिए इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखते थे कि मुंबई खुद ही 30% भारत का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली महाराष्ट्र में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं होती कि भारत का 30% एक शहर में होगा। तो एक ये आर्टिफैक्ट है डेटा का। अब उसको हुँ, भी छोड़ दें तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा सच है कि ज्यादा जो रिच स्टेट्स हैं उनको फेवर नहीं करती ये चीज फाइनेंस कमीशन की। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। हुँ, मतलब आइडियल स्टेट तो हर राज्य को ऐसी होनी चाहिए कि मुझे कम से कम पैसा यूनियन गवर्नमेंट से चाहिए होना चाहिए, है ना? तो अगर मेरा एसजीएसटी बढ़ेगा, अगर मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरा एसजीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है स्टेट्स का, तो अगर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू या फिर फीस रेवेन्यू वगैरह वगैरह वो सब बढ़ेगा, तो उन्हें चाहिए ही नहीं कि फाइनेंस कमीशन से ज्यादा पैसा वापस मिलने। तो जैसे कि कर्नाटका वगैरह का मैंने 2-3 साल पहले देखा था कि 25% हिस्सा लगभग यूनियन गवर्नमेंट से आता है, बाकी 75% हिस्सा कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही को मिल रहा है पैसा, तो इतना डिपेंडेंट नहीं है। जबकि आप अगर यूपी वगैरह जो थोड़े गरीब राज्य हैं, वहाँ पे देखें तो ये 50% हो जाता है। तो ये हुँ, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब किसी भी फेडरल सेटअप में ये वास्तविकता होती है। हुँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी सेटअप। मतलब वो सिर्फ़ राज्यों के भीतर नहीं होता, वो तो स्टेट लेवल पे भी होता है। मतलब बैंगलोर जितना पैसा कमाता है, वो बिदर को भी जाता है, या फिर हाँ, बैंगलोर के भीतर ही महादेवपुरा है, जहाँ पे व्हाइटफ़ील्ड वगैरह के आस-पास, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है। लेकिन फिर भी वो पैसा जाता ज़्यादा है साउथ बैंगलोर को, और आप देखेंगे तो व्हाइटफ़ील्ड की तो हालत काफ़ी बुरी ही रहती है हमेशा। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हिस्सा है हर फेडरल सेटअप का। हुँ, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो रहा है। और फाइनेंस कमीशन में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है उसके, जैसे कि मैंने कहा कि इक्विटी बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। तो जो जनरल पर्पस ट्रांसफर है उसका उद्देश्य ये होता है कि कंपैरेबल टैक्स रेट्स पे कंपैरेबल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाए।
क्योंकि टैक्स रेट्स तो ज्यादातर अब सेम ही है राज्यों के बीच में, तो इसीलिए कंपैरेबल सर्विस मुहैया कराने के लिए ऑब्वियसली जो राज्य हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है उन्हें ज्यादा हेल्प करना पड़ेगा कंपेयर टू जो राज्य जिनके पास खुद क्षमता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला में ज्यादा ट्रांसफर होता है गरीब राज्यों को। और ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि यूनिट ऑफ ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल, ना कि कोई राज्य। मतलब किसी एक इंडिविजुअल को थोड़ी ना हमें पनिश करना है क्योंकि वो यूपी का हिस्सा है और यूपी की सरकार पैसा नहीं रेस कर पाती। हाँ, तो मतलब ये कोई फॉर्मूला होता है। अगर यूपी में रह रहा है तो वो भी उतना ही टैक्स, वही प्रकार से टैक्स भर रहा है जैसे पूरे देश में, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे उसी प्रकार की चीजें मिले। वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो अलग बात है, बट एटलीस्ट। और ये भी है ना कि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि देश का एक हिस्सा अगर पिछड़ा है या वो कम अपने टैक्सेस इकट्ठा कर पा रहा है तो मतलब कोई हेल्प ही ना करे, वहां पे भी डेवलपमेंट ना हो, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना। हम चाहेंगे कि वहां पे भी डेवलपमेंट हो, तो थोड़ी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी, वो बात सही है। तो हर फाइनेंस कमीशन को, इसीलिए मैं कह रहा था जो फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन वाला, उसमें इक्विटी को काफी बड़ा हिस्सा दिया गया है हर फाइनेंस कमीशन में। और वो 16वीं फाइनेंस कमीशन जब गठित होगी उसमें भी होगा ही, ऐसा नहीं है कि वो डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा होना एकदम स्वाभाविक नहीं है। और इक्विटी के अलावा दूसरी एक चीज है ना, मतलब आप पर पर्सन स्पेंडिंग भी तो देखेगी यूनियन गवर्नमेंट। एक यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो हर कोई भारत का नागरिक है, तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप देखेंगे कि हर नागरिक में हम कितने बांटे, हर स्टेट में बांटे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। सिर्फ है ना, तो एक तरह से वो नागरिकों के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि भाई यूपी में ज्यादा नागरिक हैं तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे दूसरों से, तो इक्विटी। नहीं सौरभ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक और इस फॉर्मूला का एक और हिस्सा हमेशा से रहा है, वो है डेमोग्राफी। तो इक्विटी के अलावा एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर, तो इसी पे भी बहुत, इस बार भी होगी बहुत पॉलिटिक्स की 2011 के सेंसस के डेटा कैसा यूज कर सकते हैं आप। जैसे कुछ दक्षिणी राज्य इस पर बात कर रहे थे कि हमने तो अपनी आबादी घटा दी, तो हमने आबादी घटा दी तो आपको 1971 का सेंसस यूज करना चाहिए आज के पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मुझे तो ये बात बहुत ही मतलब बेतुकी लगी कि आप आज के लोगों को पैसे दे रहे हो, 1971 के लोगों को पैसे थोड़ी ना दे रहे हो। तो आप 2011 के पॉपुलेशन का ही डेटा यूज करोगे। और फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन नहीं है, तो फाइनेंस कमीशन तो वही करेगा जो फाइनेंस के हित में होगा। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, लेकिन ये भी है कि उस फॉर्मूला में आप और चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो राज्य बेहतर कर रहे हैं उन्हें भी ऐसी उनका दृष्टिकोण ना हो कि उनके खिलाफ स्पेशली कोई भेदभाव हो रहा है। तो वहां पर मुझे लगता है रिफॉर्म्स हो सकते हैं, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि वो क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप मतलब ये राज्यों को आप फाइनली ठीक है पैसा दे रहे हैं, लेकिन हर नागरिक का अधिकार है ना जो पैसा यूनियन से बढ़ रहा है। तो ये आप एक नागरिक के अधिकार और स्टेट के अधिकार में फेडरलिज्म हम करते रहते हैं, तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि स्टेट कोई एक एंटिटी, स्टेट तो हमारी बनाई हुई है ना, और हम कैसी भी स्टेट्स बना सकते हैं इस कंट्री में। कोई स्टेट्स कोई ऐसी अनडिविजिबल चीज नहीं है। पहले आज की डेट में जितनी भी स्टेट है कल 50 भी बना सकते हैं। स्टेट्स का नंबर तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, पर फाइनली नागरिकों का हक बनता है, स्टेट्स का कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। ये कहना ठीक होगा? मुझे लगता है सौरभ ये विजन था, लेकिन जो पिछले 70 साल में जिस तरीके से हमारी राजनीति ने जो मोड़ लिया है, तो मुझे लगता है कि राज्यों को बहुत स्पेशल स्टेटस मिल गया है। और ये इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि जब 1956 में लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ उसके बाद से मतलब स्टेट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई नहीं है, वो एक कल्चरल इकाई भी है। तो इसीलिए मतलब राज्यों का मतलब ये सब चीजें सिर्फ हम लोग ऐसे ही इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना, इसके ऊपर मतलब लोगों की जो अस्मिता है और कल्चरल अस्मिता है वो चीजें भी जुड़ गई हैं। तो इस वजह से आप पॉलिटिकली ऐसा चीज नहीं कर सकते। सौरभ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इसमें ना, ये पॉपुलेशन और एरिया दोनों क्राइटेरिया है कि क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट लेस डेंस हो, जैसे कि राजस्थान उतना डेंसिटी नहीं होगा लेकिन वो एरिया बड़ा है तो उसकी नीड ज्यादा हो सकती है, जबकि कम लोग भी हो। तो वो एरिया और पॉपुलेशन दोनों को फॉर्मूला में एटलीस्ट ये 15th फाइनेंस कमीशन ने लिया है। और ये जो TFR वाला आप बता रहे थे ना, वो उन्होंने ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस करके एक और वेटेज दिया है जिसमें जो बेटर जिन्होंने TFR करा होगा उनको थोड़ा फायदा देगा करके
सेट किया था, उसको ऑफसेट किया था। जैसे आप बोल सकते हो जिनकी बॉर्डर है दूसरे देशों के साथ में, आप उनको हाँ। एक अलग, क्योंकि एक वो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हो जाता है, तो इस तरह से आप काफी सारे पैरामीटर्स पे बना सकते हो। और मुझे लगता है ऐसे फाइनेंस वाले तो होशियार होते हैं कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर बनाने में, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करने से शायद पॉलिटिक्स हैंडल करना आसान हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है, बिल्कुल। आप कुछ सजेशंस दे रहे थे प्रणय। मैंने इसके ऊपर लिखा था कि अगर कोई एक ऐसा राज्य है जो एक्चुअली अच्छा कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, उनका डेट अच्छे से मैनेज कर रहा है और अच्छी समृद्ध भी है कंपेयर टू अदर इंडियन स्टेट्स, तो वो क्या मांग करनी चाहिए उसे 16th फाइनेंस कमीशन के तौर पे। अक्सर मैंने जैसे कहा इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो जाएगी, लोग यही बोलेंगे कि तुम 1971 और आजादी के टाइम की पॉपुलेशन ले लो, या फिर ऐसा क्यों है कि हमें तुम हमारा पैसा ले रहे हो, हमसे छीन रहे हो और हमें वापस नहीं दे रहे हो। तो उसके पहले मुझे लगता है कि 3 ऐसी चीजें जो जेन्युइनली ऐसे राज्य कर सकते हैं। एक, मुझे लगता है ऐसे राज्यों को मिलकर बोलना चाहिए कि जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है वो आप बढ़ा दीजिए। तो इसमें आप एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच झगड़ नहीं रहे, लेकिन आप सिर्फ ये कह रहे हैं क्योंकि भारत में 60% हिस्सा जो होता है स्पेंडिंग का, वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होता है, जबकि उनकी जो टोटल इनकम है वो 40% ऑफ टोटल रेवेन्यूज है। तो ऑब्वियसली ये 20% गैप तो है ही, वो यूनियन गवर्नमेंट देती है अलग अलग तरीकों से। तो अगर आपको वो कम करना है तो सेंस भी है, और ये भी है कि हमारे अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और सक्षम हो गए हैं ओवर टाइम, तो ऐसा फॉर्मूला ही में ही करो। वो जो 42% है उसको मुझे तो लगता है 50% कर देना चाहिए। इससे फायदा होगा, सभी राज्यों को होगा, उसमें से कुछ राज्यों को दूसरे राज्यों से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हर राज्य को डेफिनेटली फायदा होगा। और ध्यान रखिए ये सब पैसा अनटाइड होता है, तो हर राज्य, केरला डिटरमिन कर सकता है उसे किस पे खर्च करना है एक्स्ट्रा 8%, और बिहार अपने आप डिसाइड कर सकता है कि उसे किस पर करना है। तो ये एक मुझे लगता है चीज है जिसके ऊपर कम चर्चा होती है, लेकिन इन राज्यों को ये करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन वाला फॉर्मूला होता है, मतलब किस राज्य को कितना मिलना चाहिए राज्यों के बीच, उसमें मुझे लगता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ वेटेज देना चाहिए इस फॉर्मूला में। और ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था सौरभ और ख्याति, लेकिन मैंने फाइंड किया कि पब्लिक डेट की जो अवस्था है वो राज्यों की कितनी भी खराब हो, लेकिन वो जो यील्ड देना पड़ता है, मतलब जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उस बॉन्ड पे, वो ज्यादातर आसपास ही रहता है हर राज्य का। तो जैसे कि पंजाब की हम लोगों ने एक एपिसोड में बात की थी सौरभ, आपको याद होगा बहुत पहले, कि बहुत अर्थव्यवस्था बहुत ही डगमगाई हुई सी है, और वो बहुत सारे अभी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं और वो पैसा दे रहे हैं पेंशन के लिए और पता नहीं क्या क्या सब्सिडीज के लिए, है ना। लेकिन वो जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं इस बॉन्ड पे, आप बता सकते हैं अगर आप ये मार्केट होता बॉन्ड मार्केट, तो आप बता दें कि यार इनकी अवस्था तो डगमगाई हुई सी है, तो ये इनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर इनको पैसे उठाने हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता भारत की सिस्टम में। तो क्या होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी राज्य को कि वो पब्लिक डेट 3% के भीतर रखे वगैरह वगैरह। ऐसे FRBM एक्ट है हमारे पास, लेकिन FRBM एक्ट में इतने सारे लूप होल्स हैं और कोई पनिशमेंट भी नहीं है कि हर राज्य और यूनियन गवर्नमेंट भी कोई ना कोई अपना तरीका ढूंढ लेते हैं। तो फिनेंस कमीशन एक जरिया है जिससे हम लोग, जो राज्य अच्छा कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक स्तर पे बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छे से उन्होंने फिनेंस मैनेज कर रहे हैं, तो फिनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉपुलेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अवार्ड देना चाहिए फिनेंस कमीशन को, अच्छे फाइनेंसेस अगर आप रख रहे हो तो ये मुझे पता पड़ा कि ऐसा नहीं होता भारत में, तो ये होना चाहिए। क्योंकि बाहर देशों की तरह हिंदुस्तान में कोई राज्य दिवालिया नहीं निकल सकता ना। वहां पे तो होता है कि स्टेट बैंकरप्ट हो सकती है, आप अचानक से सैलरी नहीं देंगे। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में एक तरह से शायद कन्वेंशन बोलिए या जो भी बोलिए, स्टेट्स तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, भले ही अब हम उनको जैसा भी मान रहे हैं। और फाइनली भारत सरकार के ऊपर, भारत सरकार का हाथ है सबके पीछे। तो सॉवरेन रेटिंग जो भी भारत सरकार यूनियन गवर्नमेंट की है, वो सब स्टेट्स को उसका फायदा मिलता है, भले ही उनका परफॉर्मेंस कैसा भी हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पेपर लिखा था एक बहुत अच्छा, इंडियाज़ डेट डायलेमा, हम लोग लिंक करेंगे शो नोट्स में। तो उसमें 3 कारण दिए थे सौरभ, क्यों इस तरीके से सेम इंटरेस्ट रेट तकरीबन होते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, एक इम्प्लिसिट गारंटी होती है यूनियन गवर्नमेंट की कि हुँ, कुछ भी हो आपको हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे। तो हुँ, इसीलिए बॉन्ड रेट भी समतल होते हैं। दूसरा ये है कि ज़्यादातर बॉन्ड कौन इश्यू करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि आपको एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिस एसएलआर बोलते हैं, तो वो हर बैंक को, और ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी लागू होता है, लेकिन उनको एक डिसाइडेड हिस्सा अपने टोटल रेवेन्यूज का रखना है एज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स फिर से यूनियन गवर्नमेंट की वजह से हम लोग, हर स्टेट को का बॉन्ड उनको उठाना ही पड़ता है, तो इस वजह से भी जो वास्तविक इंटरेस्ट रेट है वो रिवील नहीं होता। और तीसरा, आरबीआई खुद भी जो एक कैलेंडर होता है बोरोइंग का, वो केयरफुली शेड्यूल करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टर को मतलब कोएक्स करती है कि वो बॉन्ड उठाए स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो उस हुँ। वजह से भी, इन 3 कारणों की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का, कैसी भी आपकी अवस्था हो, वो ज्यादातर आपको मिल जाता है उस इंटरेस्ट रेट पर। मतलब स्टेट्स के पास वो इंसेंटिव नहीं है कि वो अगर वो डेट ले रहे हैं तो अगर वो बुरी हालत में है, आगे का डेट उन्होंने बहुत लेके रखा है, तो अभी उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ उनके लिए कोई कंस्ट्रेंट उन पे नहीं बनता है, तो इंसेंटिव भी नहीं बनता है कि हम थोड़ा और कंज़र्वेटिव रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए, जैसा कि मैंने कहा, एफआरबीएम एक्ट के तहत ये होना चाहिए था, जहाँ पे लिखा है कि 3% के ऊपर आपका डेफिसिट नहीं हो सकता, राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। लेकिन ये उसके ऊपर अगर वो ये नहीं करेंगे, तो उसके लिए वो कोई पनिशमेंट नहीं है उनको। तो हुँ, वो लोग करते हैं, या फिर वो लोग 3% दिखा देते हैं, लेकिन वो स्पेंडिंग किसी पीएसयू के तरफ से कर हुँ। देते हैं, या फिर बहुत ही धांधली होती है, जिसकी वजह से एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट्स रिवील नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चीज़ है जो पुश करनी चाहिए इन राज्यों को, और अगर वो ये करेंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा। और ये डॉक्टर गोविंद राव है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर लिखा था कुछ दिनों पहले, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है, जो अच्छे वेल परफॉर्मिंग राज्य हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन वाला, उसमें फिर से फिस्कल डेवोल्यूशन स्टेट के भीतर कैसे हो रही है, उसके ऊपर वेटेज होना चाहिए फॉर्मूला में। क्योंकि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि अक्सर हम लोग सिर्फ केंद्र और स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अपना लोकल गवर्नमेंट लेवल पर है, और उसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हर राज्य को भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित करना होता है, लेकिन उसमें भी कई राज्य नहीं करते। इसमें भी जैसे कर्नाटका वगैरह काफी प्रोग्रेसिव हैं, वो काफी अच्छे से कर रहे हैं, तो वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वो लोग बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन को कि इसको भी आप तवज्जो दो। और फिर हम लोग इसमें भी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन में नहीं बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर फाइनेंस कमीशन का फाइनल उद्देश्य ये है कि हर इंसान का भला हो, तो लोकल एक्सपेंडिचर कैसा हो, उसमें भी उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में रहता है वो बात। तो उनको, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा है जो अच्छे से स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा अनटाइड फंड्स में लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहा है, तो उस हुँ। स्टेट्स को और रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें कर सकती है, कोई भी स्टेट मांग कर सकता है इन चीजों को फाइनेंस कमीशन की तरफ से। और इनडायरेक्टली जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें ये सारे फैक्टर्स हैं, तो बिना ये आर्गुमेंट लगाए कि हमको ज़्यादा पैसा दे दो कि हमारी पॉपुलेशन ऐसी है या फिर हम अमीर हैं और हम पैसा नहीं बांटना चाहते, और लेकिन ये एक तरीके का पॉजिटिव कंपटीशन है, जो कि थोड़े से गरीब स्टेट्स हैं वो थोड़ी सी नॉन परफॉर्मिंग भी है। एक तरह से ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गरीब हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वीक हैं, तो इन पे प्रेशर पड़ेगा कि भाई आप भी अपने थोड़ा सा घर का बजट ठीक से चलाइए और अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा बेहतर रन कीजिए, तो सब पूरे देश के लिए अच्छा है। नहीं सौरभ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है 2x2 की तरीके से देख सकते हैं कि एक जो गरीब है, ज्यादातर वो नॉन परफॉर्मिंग भी है अभी कई मामलों में। तो अगर ये चीजें कुछ लागू होंगी, तो जो वो गरीब होंगे अभी भी, शायद सडनली हुँ। अमीर ना हो, लेकिन वो परफॉर्मिंग बन सकते हैं हाँ, या तो अपने एटलीस्ट रहेगा एग्जिस्टिंग बेस पे। इंसेंटिव कि उस तरफ बढ़ें, परफॉर्मिंग मूव कर बनने रहे की हैं तरफ वो बिल्कुल। बढ़ें। हाँ, हमारी हाँ। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस सबकी अच्छी होनी चाहिए, भले ही आजकल की स्थिति अमीर है या गरीब है वो तो आज की बात हो गई, पर कल को तो हुँ, होपफुली सारे राज्य अमीर बनेंगे हिंदुस्तान में एक दिन। बिल्कुल। हुँ। बहुत अच्छे से तुमने बताया और ये मेरे ख्याल से अच्छा समय है। हम हमेशा बड़ी सामयिक चीज़ों पे
यूजुअली बहुत जगहों पर डिस्कशन होता है, हम बोलते हैं कि पुलियाबाजी में हम कोशिश ऐसी करते हैं कि ऐसे टॉपिक बात करें जो कि सिर्फ न्यूज़ साइकिल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं और जिन पर हमको सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। तो उम्मीद है हमारे श्रोता लोग इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लिखेंगे, आस-पास में बात करेंगे और शायद फाइनेंस कमीशन को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, इंडिविजुअल से भी इस बार चिट्ठियाँ जाएँगी कि भई आप इस तरीके की चीज़ें कीजिए, ऐसे सुझाव कीजिए, जो कि नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन तो ऐसी एक छुपी हुई सी बॉडी है, लगता है कि बस कुछ हो गया सिर्फ बड़े पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट के बीच में, लेकिन जनता भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है और अच्छा रहेगा कि जनता इसमें पार्टिसिपेट करे तो। यही आशा है। चलिए, धन्यवाद आज के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM